जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए ये पोर्शन रहने वाला है। तो इससे पहले हमने वीडियो नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम वीडियो नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रहते हैं, राज्य के नीति के निर्देशक और सिद्धांत, जो कि पार्ट 4 में हमारे पास ये आते हैं। पार्ट 4 में ये हमारे पास आते हैं और आर्टिकल नंबर 36 to 51 ये आते हैं। और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि डीपीएसपी जो थे हमारे पास, डीपीएसपी हम इनको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो उसको भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? नोवल फीचर्स बोला था। क्या बोला था उसको? नोवल फीचर बोला था। हमारे संविधान का नोवल फीचर क्या है? आपके पास डीपीएसपी है। नोवल फीचर का मतलब है एक अनूठी विशेषता है। तो हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषताएं किसको कहा था? सिद्धांतों को कहा था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा था, ठीक है। हाँ, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास कि ये कैसे होते हैं? आपके पास नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, उनके लिए आप डायरेक्ट कहां चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। बट जो आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, मतलब इसके लिए आपको न्याय नहीं मिलेगा। नॉन जस्टिशिएबल होते हैं ये नेचर में। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा, जो आपके पास डीपीएसपी है वो हमने लिए कहां से? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है आपके पास कि जो डीपीएसपी है वो हमने लिए कहां से थे? तो वो लिए थे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वहां से हमने क्या लिए थे? ये आपके पास डीपीएसपी लिए थे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आपने कहां से ली है? तो वो आपने कहां से ली है? आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने ले रखी है। नेक्स्ट आपके पास हमने जो निर्देशक है, सिद्धांत है, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जो रहती है आपके पास समाजवादी सिद्धांत, दूसरी कैटेगरी जो रहती है आपके पास गांधीवाद सिद्धांत, और तीसरी जो कैटेगरी रहती है वो आपके पास उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसको हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं। 3 कैटेगरी में हमने डीपीएसपी को बांटा है, ठीक है। और इससे आपको जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करूंगा, सारे आर्टिकल नहीं डिस्कस करूंगा। आपको पता है आर्टिकल जो आपके पास डीपीएसपी है वो आर्टिकल नंबर कहां 36 से लेके कहां तक होते हैं? 51 तक रहते हैं आपके पास डीपीएसपी, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक होती है? 36 से लेके 51 तक रहती है। अच्छा, एक और मैं आपको समर अप कर दूं यहाँ पे, ठीक है। हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में आर्टिकल कहां थे दोस्तों? 1 से ले 1 2 3 4 थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 2 में दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पार्ट 2 में हमने किसको डिस्कस किया था, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पार्ट 2 में कितने आर्टिकल थे दोस्तों? 5 से लेके 11 तक थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में क्या था दोस्तों? आपके पास फंडामेंटल राइट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स को। तो वो हमारे पास कहां से कहां तक थे दोस्तों? 12 से लेके 35 तक थे। उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज पार्ट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट 4 हमारे पास कहां से कहां तक है दोस्तों? 36 से लेके 51 तक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज आपको सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, पार्ट 1 2 3 4 डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, तो ये था आपका समर अप जो हमने अभी तक पढ़ा। तो जो पार्ट 4 था वो क्या है? आपके पास 36 से लेके 51 तक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 4 में क्या आता है आपके पास दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आते हैं। और ये आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड की है। कौन कौन सी? एक रहता है आपके पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक रहता है आपके पास गांधीयन प्रिंसिपल, और एक रहता है आपके पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास 43A आर्टिकल है,
जिसमें हम कर्मचारी जो होते हैं हमारे पास फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट बनाना। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 43A में आता है। आर्टिकल नंबर 39 पे इक्वल पे चिल्ड्रन डेवलपमेंट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, समान वेतन सबको मिलना चाहिए। अभी अभी कुछ साल पहले एक क्वेरीज भी आई थी कि जो हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम है उनकी जो सैलरी है, ए ग्रेड वाले प्लेयर्स की जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन क्रिकेट टीम। ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम की अगर कोई ए ग्रेड वाली खिलाड़ी है उसकी सैलरी कम है मैन क्रिकेट टीम्स के ए ग्रेड वाले प्लेयर से। तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि हमारे संविधान में क्या बोला कि इक्वल पे सबको मिलनी चाहिए, जो जितना काम करा उसके हिसाब से उसको पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कों को कम पे मिले, लड़कियों को ज्यादा पे मिले, या लड़कियों को ज्यादा कम मिल रही है, लड़कों को ज्यादा मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो जितना वो काम करे उसके हिसाब से उनको पे होनी चाहिए। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अब जो है लड़कियों के ए ग्रेड वाले प्लेयर टीम को भी उतनी पे मिलती है जितने लड़कों के ए ग्रेड वाले टीम को मिलती है, प्लेयर को मिलती है। तो ये इक्वल पे वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास किसके अंदर आता है? हमारे पास समाजवादी सिद्धांत के अंदर आता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 41, 42, 43 भी आते हैं, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर देखो आर्टिकल नंबर 40 को हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 40 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास विलेज पंचायत के बारे में बताता है। विलेज पंचायत के बारे में हमारे को ये क्या बताता है? हमारे को आर्टिकल नंबर 40 बताता है। अच्छा, विलेजों में जो पंचायत बननी चाहिए। अच्छा, पंचायती सिस्टम कौन से शेड्यूल्स के अंदर आता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हमने सबसे जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था पंचायत सिस्टम ऐड। और अच्छा, पंचायत सिस्टम ऐड हुए थे, म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका ऐड हुई थी, तो वो कौन से शेड्यूल्स में ऐड हुई थी और कौन से अमेंडमेंट में वो ऐड हुई थी, वो सारा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, क्योंकि रिवीजन एक बहुत जरूरी, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा अपने वीडियोस में, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल नंबर 43, जिसमें हम प्रोमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारे पास, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारे पास ऐड की गई थी 97th अमेंडमेंट 2011 में। वो क्या की है? 97वें संशोधन 2011 में वो एक फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड की थी और डायरेक्टरी प्रिंसिपल में भी ये ऐड की थी। तो ये कौन सा संशोधन था? 97th संशोधन 2011 में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक और चीज आप बताएंगे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है या राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है? तो इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस जो वीडियो रही है उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की रखी है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पास कौन से फंडामेंटल राइट्स में ऐड हुई है? नेक्स्ट जो आपके पास आर्टिकल 46, 47, 48 प्रोमोशन ऑफ SC ST वेलफेयर, न्यूट्रिशन, एनिमल हस्बेंड्रीज। तो ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास DPSP रहते हैं वो आपके पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये जो आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बताऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको मैं इससे बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट कौन सी स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है? इसका आंसर मुझे आप ढूंढ के, होमवर्क है आपके लिए घर के लिए, और होमवर्क ढूंढने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, क्योंकि करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो आप मुझे बताएंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कौन सी स्टेट में लागू कर दिया गया है?
तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से ढूंढ के बताएंगे, आपके लिए घर के लिए ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट जो आपके पास आर्टिकल नंबर 15 है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पे दोस्तों 6 to 14 लिखा, 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अब वो स्कूलों में भी मिलती है। तो ये भी दोस्तों एक अमेंडमेंट हुई थी, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था। 86 अमेंडमेंट 2002 में हमारे पास ये चीज ऐड की गई थी कि 6 से 14 साल वाले बच्चों तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमारे पास कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में ये ऐड हुआ था। और हाँ, ये फोर्स में कब लाया गया था, कब ये लागू हुआ है, ये वाली अमेंडमेंट जो थी फ्री एजुकेशन वाली, ये कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 2010 में, मतलब 8 साल बाद ये लागू की गई है। तो ये इसमें दोनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर, अच्छा एक और लिख लो आप, आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 बोलता है कि कोई भी मोन्यूमेंट्स होते हैं आपके, जैसे ताजमहल हो गया, उन सबको हमारे को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ताजमहल हो गए, लाल किला हो गए, ठीक है, तो उन जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स है हमारे देश के, उन सबको हमारे को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है। अच्छा, डीपीएसपी होते किस लिए है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक प्रकार से हमारे संविधान में निर्देश का काम करते कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने किसमें मेंशन की है, आपके पास डीपीएसपी में मेंशन की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन की है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हमने डीपीएसपी उठाया कहां से दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब दोस्तों, 1935। कब उठाया हो, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वहां से हमने डीपीएसपी को कॉपी किया है, बोरोड किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके की पॉइंट्स रहते हैं इसके, तो पहला की पॉइंट्स रहता है आपका कि डीपीएसपी का एम्स क्या है, टू एस्टेब्लिश अ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट। तो कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कि डीपीएसपी जो रहता है आपके पास, मूल उद्देश्य क्या है इसका, सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। मतलब सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिलना चाहिए और वेलफेयर हमारी स्टेट बननी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास डीपीएसपी का ये हमारा क्या रहता है, उद्देश्य रहता है, एम रहता है। नेक्स्ट आपके पास दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, और ये आपके पास एचएस में भी आई थी कि दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। वो गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस का क्या है, फंडामेंटल रोल है हमारा क्या, डीपीएसपी, बट दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब इन पे कोई भी न्याय, ऐसा नहीं कि आप कोई भी अगर आपका डीपीएसपी वॉयलेट हो रहा है आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, बट हाँ दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये लाइन आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो नेक्स्ट आपके पास हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। तो ये भी दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी एक प्रकार से किसका भाग है, पार्ट 4 का ही भाग है। पार्ट 4 के अंदर क्या आते हैं आपके पास, डीपीएसपी आते, पार्ट 4 के अंदर क्या आते हैं, डीपीएसपी आते। अच्छा, पार्ट 4A के अंदर क्या आएंगे आपके पास, पार्ट 4A का क्लॉज ए, इसमें आपके पास क्या आता है, आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। इसके अंदर क्या आता है आपके पास, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है पार्ट 4A में। तो ये भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कब किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐड कब किया गया था, 42वीं अमेंडमेंट, 42वीं संशोधन कब हुआ था दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ। अभी तक हमने तीनों वीडियो में ये अमेंडमेंट डिस्कस की थी, प्रीएम्बल में भी ये डिस्कस की थी, फंडामेंटल राइट्स में भी ये, फंडामेंटल राइट्स में तो हमने डिस्कस की नहीं थी, वहां पे तो 44th अमेंडमेंट डिस्कस की थी, तो प्रीएम्बल में हमने डिस्कस की थी ये, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो हमारे पास 42वीं संशोधन था उसमें हमने क्या ऐड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया था, उसमें ऐड किया गया था। और 42वीं अमेंडमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस अमेंडमेंट को, 42वीं अमेंडमेंट को। और कब हुई थी, 1976 में हुई थी।
और जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको हमने किस कॉन्सेप्ट से लाया था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कॉन्सेप्ट से आई थी, यूएसएसआर। इंस्पायर्ड कहां से, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया जो है वहां से हमने, यहाँ क्या हुए थे, यहाँ से हमने क्या की थे, इंस्पायर्ड हुए थे कि हम अपने देश में क्या एक मौलिक कर्तव्य लेके आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आएंगे। तो ये हमने कहां से प्रेरित हुए हम, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवर्जन रशिया इसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। मतलब रशिया से हम यहाँ पे क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे कि हम भी अपने देश में क्या लेके आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आएंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके पास कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, ये मैंने आपको अभी बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज का आपके पास पार्ट 4A में, ठीक है। आर्टिकल नंबर कहां किस में आता है, 51A में ये आर्टिकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आपके पास। पहले इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, पर जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने ऐड की थी 86 अमेंडमेंट 2002 में। कौन सी थी दोस्तों, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, हमने 11वीं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। और ये कौन सी अमेंडमेंट में की थी, 86वीं अमेंडमेंट 2002 में ये ऐड की थी। अच्छा ये भी दोस्तों नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती है, ये भी क्या होती है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ना दोस्तों, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो उस कमेटी का नाम कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, तो उस कमेटी का नाम है आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको मैं बता दूं क्या क्या आपने लर्न करना है। आपने लर्न करना है कि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिए, सबसे पहले ये यूएसएसआर से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। पार्ट भाग कौन से में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A में ये आती है, ठीक है दोस्तों। कौन से आर्टिकल में आती है, ये आती है आपके पास 51A आर्टिकल में आती है। इसको बनाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो इसको बनाने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो और ये क्या होती है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होती है। तो यही बातें आपको इसमें लर्न करनी है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज लाने का क्या हमारा कारण था, मुख्य कारण क्या थे हमारे पास कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज अपने देश में लाए। तो पहला तो ये था कि संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बोलती है। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का अपमान ना करें हम, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, इसलिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आए थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी नहीं मिलते, बट आपको पता होना चाहिए कि हम अपने देश में फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों लेके आए थे, मौलिक कर्तव्यों को क्यों लेके आए थे। मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत है, ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर में, ठीक है। वे राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं, मतलब डिसिप्लिन को क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंटेन करते हैं। आज के फंडामेंटल ड्यूटीज में अच्छा आपको लिए एक क्वेश्चन घर के लिए, हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इन 11 मौलिक कर्तव्यों को आपने एक बार जरूर पढ़ लेना है कि 11 मौलिक ड्यूटीज क्या है हमारी। जैसे हम अपने झंडे के, जो हमारा तिरंगा है, उसका कभी अपमान नहीं कर सकते, हम किसी के साथ गाली गलौच नहीं कर सकते, हम अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज है। हम अपने मोन्यूमेंट्स जो भी हमारे ताजमहल वगैरह है उनको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज रहती है, वो आप एक बार पढ़ लेना। वैसे एग्जाम में अभी तक आई नहीं है। एक फंडामेंटल ड्यूटीज आती है जो कि हमारे पास 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुई थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी है। डीपीएसपी में भी इसका जिक्र किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया गया है, और हमारा ये फंडामेंटल राइट्स भी है। तो बड़ी जरूरी है, कई बार एग्जाम में आ जाती है इस टाइप का क्वेश्चन कि 86 अमेंडमेंट बताओ क्या है, 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो यही खत्म होती है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें
कि कैसे आपको ये वीडियो लग रही है। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।